वॉशिंग फाइल करें या डिस्चार्ज फाइल करें, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा रहता है हमेशा। एंड इसका कोई क्लियर कट जवाब भी नहीं है, केस टू केस बेसिस वाली बात हो जाती है। पर मेरे साथ एक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई थी कुछ साल पहले, जो मैं सोचता हूँ अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँगा तो मे बी कुछ इंसाइट्स मिल सकती हैं हमें कि हमको किन सिचुएशंस में वॉशिंग फाइल करनी चाहिए, किन केसेस में डिस्चार्ज। हुआ ये कि मेरे पास 2 क्लाइंट्स आते हैं, दोनों को एलिगेशंस पड़ते हैं अंडर आर्म्स एक्ट, कोइंसिडेंटली अराउंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। एक अमेरिकन सिटीजन आते हैं जो कहते हैं कि भगवान जाने कैसे मेरे सूटकेस के अंदर आईजीआई एयरपोर्ट पे एक सिंगल बुलेट मिलती है। एंड मैं यूएसए से एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल किया है, उस दूसरे शहर से मैं इंडिया आया हूँ, तो किसी भी सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे वो गोली नहीं पकड़ी गई मेरे आई थिंक कैरी ऑन लगेज या मेरे चेक इन लगेज में। पर इंडिया पे आईजीआई एयरपोर्ट पे जब मैं कलकत्ता के लिए और ट्रांसफ़र कर रहा था, उस टाइम पे जी एक बुलेट मिलती है। इमीडिएटली आर्म्स एक्ट सेक्शन, आई बिलीव सेक्शन 25 ऑफ द आर्म्स एक्ट लग जाता है इन जेंटलमैन के ऊपर। अब साइमल्टेनियसली अराउंड द सेम टाइम एक और जेंटलमैन आते हैं, वो हैं दिल्ली के रहने वाले। अब शराब के नशे में दोस्त के साथ गाड़ी में बैठे हुए पीते पीते कोई पड़ोसी आके, मतलब उस नेबरहुड के अंदर जहाँ पे वो गाड़ी में बैठ के पी रहे थे, एक आदमी आके पड़ोस का कहता है जी ये क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तो गुस्से में भाई साहब के पास एक व्हाट वी कॉल एयर गन, राइट, एयर गन, टॉय गन, डमी गन, व्हाटएवर, नॉट रियली डमी बिकॉज ब्लैंक फायर गन एग्जैक्टली उनको कहा जाता है, जहाँ पे फायरिंग की आवाज़ तो बड़ी तेज़ आती है बट एक खाली छर्रा निकलता है अपेरेंटली। आई मीन आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक्स एंड स्पेशली काफ़ी साल हो चुके हैं इस बात को, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। बट ये सिचुएशन थी कि जेंटलमैन ने बंदूक हवा में फायर कर दी और जो सामने इंसान था उसको लगा एक्चुअल बंदूक है और गोली भी निकली होगी, पर उसमें से सिर्फ छर्रा साइड से निकलता है, नथिंग एल्स हैपेंस। खैर एनीवेज पुलिस को बुलाया गया एंड द मैन वाज चार्ज्ड विद सम सेक्शन था अबाउट कॉजिंग इंटिमिडेशन एंड पैनिक इन पब्लिक, और दूसरा था यही सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट, पोजेशन ऑफ आर्म्स। अब क्या होता है कि दोनों केसेस में इनफैक्ट एफआईआर रजिस्टर हुई, दोनों को बोला आप घर जाओ, दोनों को अरेस्ट नहीं किया गया। इनफैक्ट जो दिल्ली वाले रेजिडेंट्स थे तो उनको तो काफ़ी पैसे भी खिलाने पड़े थे और उनको बोला गया था जी चलो टेंशन ख़त्म, आप जाओ घर, अब कुछ नहीं होगा। पर ऑब्वियसली उस टाइम पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये बोल दिया, बट कभी तो एक बार एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है तो उसमें या तो क्लोजर रिपोर्ट या फिर चार्जशीट फाइल करनी ही है पुलिस को। तो पुलिस वाले भी कहते हैं हम क्लोजर रिपोर्ट क्यों फाइल करें, इसके अंदर चार्जशीट ही फाइल करेंगे। तो अमेरिकन जेंटलमैन बताते हैं कि जी 4 साल के बाद मेरे पास ये समझ आए हैं कि ये चार्जशीट फाइल हो गई और कोर्ट ने आपके खिलाफ समझ इशू करें, आप इंडिया आइए। और मैं तो भाई यूएसए में बैठा हूँ। और ये दिल्ली वाले जेंटलमैन भी बताते हैं कि जी पुलिस ने मेरे को फिर से बुलाया है, अब क्या करें जी। तो दोनों केसेस में, आई बिलीव उसमें भी चार्जशीट आई थिंक फाइल होने वाली थी, चार्जशीट फाइल हुई नहीं थी, जो दिल्ली वाला केस था। तो हाई कोर्ट में मैंने एक क्वॉशिंग पिटीशन फाइल करी अंडर द आर्म्स एक्ट फॉर वो सिंगल बुलेट वाला केस। अब कोर्ट ने नोटिस इशू किया, उसके बाद अगली डेट पड़ी, अगली डेट पे मैटर पहुंचा ही नहीं क्योंकि जज साहब थोड़ा धीरे सुन रहे थे उस दिन मैटर्स को। एक और डेट पड़ी, उस पर भी मैटर नहीं पहुंचा। उसकी अगली डेट करीबन ऑलमोस्ट 12-13 महीने लग गए। तो चौथी डेट पे कोर्ट ने कहा सिंगल बुलेट है, कोई मेंस रिया नहीं बनता है, इसके ऊपर काफ़ी कानून है। एंड कोर्ट ने उसी टाइम एफआईआर प्लस चार्जशीट को क्वॉश कर दिया। नाउ दिस सेकेंड जेंटलमैन, दिल्ली वाला केस, एक और बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट पे हमारी क्वॉशिंग पिटीशन लगी हुई थी। चार्जशीट फाइल होने वाली थी, हुई नहीं थी। क्वॉशिंग पिटीशन हमने फाइल करी, उसमें फिर पेंडिंग दैट क्वॉशिंग पिटीशन जिसमें नोटिस कर दिया था जज साहब ने, मेरे फाइल करने पे जज साहब ने नोटिस कर दिया था। उसके बाद डेट लगी, इतने में अगली तारीख पे प्रोसिक्यूशन कम्स एंड सेज कि हाँ जी हमने इसमें चार्जशीट फाइल कर दी है। अब हमने चार्जशीट की कॉपी प्रोक्योर करी, कोर्ट में फाइल करी। हमने कहा कि ये जो गन है ये एक ब्लैंक फायर गन है अंडर द आर्म्स एक्ट, और उसके अंदर भी एक मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। एक्चुअली क्या है, आर्म्स रूल्स आए थे, आर्म्स एक्ट पहले पास हुआ था आई बिलीव 1959,
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1959 शायद या 1960, 1962 में मेरे हिसाब से आर्म्स रूल्स आए थे। आर्म्स रूल्स कुछ कहते थे, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में कोई पिटिशन डली जिसकी वजह से कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शायद स्टे कर दिया, फिर उसके बाद नए आर्म्स रूल्स आए। काफ़ी अब दिमाग में एक खिचड़ी पकी हुई है, पर ऐसा था कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको इन द मिडल एक बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था वो शायद 2014 या 15 का था, और उस टाइम पे एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन नहीं था जो आज के दिन पे फिर इस चीज को इलीगल बनाता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम कह रहे हैं कि जिस दिन ये एक्शन हुआ उस दिन मैंने कुछ इलीगल नहीं किया कानून के हिसाब से। अब उस आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने कंसिडर किया, बट कोर्ट ने कहा नहीं जी, ये तो हमको ये वाला ये मतलब ब्लैंक फायर गन लग ही नहीं रही, क्योंकि पुलिस का ये आर्ग्यूमेंट था कि ये ब्लैंक फायर गन नहीं है, ये मॉडिफाइड गन है, और अगर आप इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस करो तो ब्लैंक फायर से रेगुलर गन बन सकती है। उस बात पे कोर्ट ने एंटरटेन नहीं करी हमारी क्वेश्चन पिटिशन। अब हम गए वापस ट्रायल कोर्ट में, और अगेन डेट आफ्टर डेट आफ्टर डेट, जीपीपी नहीं है, स्टेनो नहीं है, जज साहब की छुट्टी है, कोर्ट की स्ट्राइक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा साल 1.5 साल और निकल गया। फाइनली मैटर आया आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज पे। उस टाइम पे भी मैंने एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई। एंड एक और चीज़ है जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है अगर आप वकील हो, कि भाई आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज होने के टाइम पे एक फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज भी लगा दो। आलस मत करो, ये मत सोचो कि ठीक है जज साहब या तो डिस्चार्ज कर देंगे या फिर चार्जेस फ्रेम कर देंगे, ठीक है, पर अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लगाओ, उसमें सारी रीजनिंग दो एज टू वाई आपके अक्यूज्ड क्लाइंट के खिलाफ कोई भी चार्ज फ्रेम नहीं होना चाहिए और एक कंप्लीट डिस्चार्ज होके केस को खत्म हो जाना चाहिए। इन एनी केस हमने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई। अच्छा, इसमें एक और वो था कि जिन्होंने कंप्लेंट करी थी वो बाद में निकले फैमिली फ्रेंड ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। तो 4 दिन बाद ही उन्होंने कहा भाई सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम तो हमारे मतलब दोस्त यारी में ही निकले, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा, इनफैक्ट मैं पुलिस को बोल दूंगा मैं ये केस परजू नहीं करना चाहता। बट दिक्कत थी आर्म्स एक्ट की, पुलिस वालों को के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको करना ही पड़ा इसको परजू। अब जब मैं गया मैजिस्ट्रेट के सामने, मैंने आर्ग्यू किया मैटर, मैंने ये बोला कि जज साहब, अब क्योंकि मुझे पता था मैं बोलूं जनाब पूरा डिस्चार्ज कर दीजिए, बिल्कुल बनता है, मुझे पता था कि चांसेस हमारे और ब्लीक होते हैं। जो आर्ग्यूमेंट मैंने हाई कोर्ट के सामने रखी वही आर्ग्यूमेंट मैंने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने रखी कि जिस ईयर में ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे आर्म्स रूल्स अलॉन्ग विद सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग पिटिशंस थी या अपील्स थी, उनके बेसिस की वजह से एट द अप्रोप्रिएट टाइम ये जो पर्टिकुलर पीस है ऑफ आर्म्स, इसको उस टाइम पे होल्ड करना वाज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। एंड मैंने ये बोला, एंड आई बिलीव दैट दिस इज व्हाट कन्विंस द मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास करने में। मैंने कहा कि जनाब जो दूसरा सेक्शन है कॉजिंग पैनिक इन पब्लिक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या था, बट दैट सेक्शन अगर जनाब को उसमें चार्जेस फ्रेम करने हैं मैं समझता हूं, पर आर्म्स एक्ट बिल्कुल नहीं बनता। एंड क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने फेयरली जज साहब के सामने ये पॉइंट रखा, मैंने कहा जो एक चीज पे में भी बनता है, जनाब को अगर करें तो मैं कहूंगा कि इट्स नॉट द मोस्ट इनकरेक्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी लकीली क्लाइंट को आर्म्स एक्ट के अंदर मिल गया डिस्चार्ज, और सिर्फ दूसरा सेक्शन बचा। और हमारे लिए ये बहुत मतलब उसी मोमेंट में भी खुशी की बात थी कि भाई आगे चल के जो विटनेस है, जो पहले ही फैमिली फ्रेंड है, उनको उन्होंने पहले ही कह रखा था कि हम तो जी आपके खिलाफ टेस्टिमनी नहीं देने वाले। तो एंड आई गेस लाइक कोई लोग सोच रहे होंगे कि भाई उनको खिलाया पिलाया गया, जेन्युइनली ही टर्न्ड आउट टू बी अ फैमिली फ्रेंड। और स्पेशली बिकॉज जो वो क्लाइंट है वो भी अपने घर से ही थोड़ा सा दूर बैठ के गाड़ी में शराब पी रहा था, तो वो प्रॉक्सिमिटी और इस सब की वजह से टर्न्ड आउट टू बी अ फैमिली फ्रेंड जो कंप्लेनेंट था। तो एनीवेज फिर हमारी टेंशन ये थी कि अगर आर्म्स एक्ट में डिस्चार्ज नहीं मिलता तो जिसने गवाही आके देनी है वो चलो वो तो ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर कोर्ट इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को फायर आर्म कंसिडर करती है, आर्म्स कंसिडर करती है, तो चाहे वो कंप्लेनेंट कुछ भी कहे, हमारा तब भी कन्विक्शन होने का 1% चांस था। पर
जैसे ही एक बार ये चीज़ एस्टैब्लिश हो गई कि हाँ जी ये आर्म्स नहीं है, या चलो जैसे भी मतलब डिस्चार्ज हमको मिल गया, दूसरे वाले सेक्शन में जज साहब ने प्रोसीड किया। जो कंप्लेनेंट विटनेस है वो आया, उसने कहा कि ये जी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ी सी बहस हुई थी और कुछ भी नहीं है। एंड वी वर सून देर आफ्टर, 1 या 2 हियरिंग और लगी थी और जज साहब ने अक्विटल का ऑर्डर पास किया एंड थैंक गॉड वो हो गया। एनीवेज, ये लंबी चौड़ी कहानी में इसमें और भी थोड़े लेसन्स हैं, और साथ में एक जनरल रूल ऑफ थंब मैं हमेशा कहूँगा ये है कि एफआईआर होते ही अगर आप जा सको क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर के लिए, ग्रेट, चले जाओ। उसमें अगर हाईकोर्ट कन्विंस नहीं हो रही है तो भी डिपेंड करता है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो तो हाईकोर्ट को बोलो आप जी पास कर दो व्हाटएवर ऑर्डर्स यू डीम फिट। अगर हाईकोर्ट में आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट जाने का सेंस नहीं बनेगा तो आप हाईकोर्ट के सामने विड्रॉ कर सकते हो उस क्वॉशिंग पिटिशन को। एंड इवन अदरवाइज अगर स्टेज काफ़ी लेट है, में से मे बी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, कुछ सिचुएशंस में आप क्वॉशिंग पिटिशन फाइल कर सकते हो। एंड कुछ टाइम्स आपको डिस्चार्ज में भी आपको अपना लक फिर ट्राई करना होता है। बट मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ कि जो मेरे सामने बैठे होते हैं, जी क्वॉशिंग करवा दो, जी डिस्चार्ज करवा दो, झूठा केस झूठा केस। प्रॉब्लम हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ी ये है कि कानून सीआरपीसी जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है और कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस हैं, ज़्यादातर दिनों पे ये कहा जाता है कि एफआईआर जब रजिस्टर हुई है या चार्जशीट जो फाइल हुई है, हम उसको सच मान के चलेंगे। हम अक्यूज्ड पर्सन का प्रूफ देखेंगे ही नहीं जो ये दिखा सके मे बी कि जो एफआईआर है वो कंप्लीटली झूठी है, या फिर जो चार्जशीट फाइल करी गई है पुलिस के द्वारा वो भी पूरी झूठी है। बहुत डिफ़िकल्टी का काम है। हाउएवर, अब देखो जी, हमने भी कई बार करा है, कई बार हम हारे हैं, हमारी क्वॉशिंग पिटिशन डिसमिस हुई है, हमारी डिस्चार्ज एप्लीकेशंस डिसमिस हुई हैं, बट कई बार हमको कई बार सक्सेसेस भी मिले हैं। एंड अनदर थिंग इज कि स्पेशली जहाँ पे कंप्लेनेंट कोई प्राइवेट पार्टी है, कोई विक्टिम प्राइवेट पार्टी है, एंड मे बी झूठे एलिगेशंस लग रहे हैं या फिर कोई और एजेंडा है, कोई और प्लानिंग है कंप्लेनेंट की, उन सिचुएशंस में भी क्वॉशिंग फाइल करके हाईकोर्ट के सामने आना, जहाँ पे हाईकोर्ट का जज कभी कभार बोल देता है कंप्लेनेंट को कि तुम्हारे झूठे एलिगेशन साफ साफ दिख रहे हैं, अगर इसको खत्म नहीं करोगे तो देख लेना मैं भी कुछ ना कुछ स्टेप्स ले लूंगा या फिर कोई ऑर्डर पास कर दूंगा जिससे तुम्हें भी एक सबक सीख जाओ। तो इन चीज़ों के उसमें बैकड्रॉप में मैं कहूँगा कि इट्स अ केस टू केस थिंग, बट मेरे हिसाब से क्वॉशिंग अप्रोच करना द हाई कोर्ट और साथ में डिस्चार्ज भी before the trial court at the appropriate time is a very good strategy and should be strongly considered by you.